गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं पढ़ाने के लिए, पद परिचय। अक्सर ये पद परिचय आपको चाहे एनसीईआरटी के एग्जाम क्लास 10th हो, चाहे 12th हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, सब जगह पर ये पद परिचय आपको पूछा जाता है। तो इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह ग्रामर का कम से कम आधा पोर्शन समेटे हुए है अपने अंदर, इसीलिए इसको पढ़ना अति आवश्यक होता है। जब भी हम पद परिचय पढ़ाते हैं या लोगों को देखते हैं पढ़ाते वक्त, उनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कैसे इस पद परिचय को समझा जाए। बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है, इसमें कई खंड होते हैं जिनको समझना होता है। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताने चल रहा हूँ ये पद परिचय आसानी से, ताकि आपके समझ में आ जाए। और इतने कंटेंट इसमें हैं, हर कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपकी जो भी समस्या आगे जो फ्यूचर में आने वाली है उन समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकें। पद परिचय जानने से पहले थोड़ा सा हम व्याकरण के बारे में समझेंगे। व्याकरण होता क्या है और व्याकरण के अंग क्या है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी भाषा कितनी भी उच्चतम बिंदु पर क्यों न पहुंच गई हो, जब तक उसका व्याकरण अच्छा नहीं होता तब तक वह अच्छी भाषा नहीं बन पाती है। इसीलिए पहले व्याकरण को हम समझ लेते हैं, व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण देखिए, व्याकरण यहाँ पर इस व्याकरण को समझने के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी होता है। वह तीन महत्वपूर्ण बात क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। व्याकरण के इसीलिए तीन अंग होते हैं, मतलब व्याकरण को तीन अंगों में बांटा गया है पूरे व्याकरण को समझने के लिए। पहला अंग होता है इसका वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। दूसरा अंग इसका होता है शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। और तीसरा अंग इसका होता है वाक्य विचार। ये वाक्य विचार। इन तीनों पर जब चर्चा पूरी हो जाएगी तब समझ लीजिए कि पूरा व्याकरण हिंदी का आपके समझ में आ गया। अगर इन तीनों में से किसी को भी आप नहीं जान पाए, कोई भी पार्ट आपका छूट जाता है, तो समझिए कि आपको व्याकरण का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वह अधूरा रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम वर्ण विचार को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बाद शब्द विचार को जानते हैं, उसके बाद हम वाक्य विचार को जानते हैं। आज जो टॉपिक मैंने लिया है पद परिचय, इसी इन तीनों अंगों में से एक से संबंधित है ये। अब वह किससे संबंधित है ये जान लेते हैं। वह आपका संबंधित है ये इससे, शब्द विचार से। क्योंकि इनमें शब्दों की चर्चा की गई है, शब्दों के बारे में बताया गया, अर्थात पदों के बारे में बताया गया है, इसलिए ये व्याकरण के इस अंग से ये पद परिचय मैच करता है या पद परिचय संबंधित है। अब देखते हैं, थोड़ा सा हम वर्ण विचार की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना वर्ण के संयोग से शब्द का निर्माण होता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसका जानेंगे। पूरी व्याख्या हम पद परिचय का शब्द विचार के आधार पर देंगे। तो वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? वैसे परिभाषा बहुत फेमस है, चर्चित है। जैसे आप लोग देखते हैं कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ही क्या कहलाती है? हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण में आप देखते हैं वर्ण क्या होते हैं? आ से लेकर, कौन से? आ से लेकर अ तक और क से लेकर ज्ञ तक, ये सभी क्या हमारे हैं? वर्ण है। और इन्हीं की चर्चा वर्ण विचार में की जाती है। अब देखिए, अ से लेकर आ तक, आ से लेकर मतलब आ अंग अ जो होता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है? स्वर होते हैं, आप इतना जानते हैं। और क से लेकर ज्ञ तक सभी क्या है? व्यंजन है। मतलब वर्ण के दो भाग हैं, दोनों भाग में एक स्वर का भाग आता है, एक व्यंजन का भाग आता है। इन सबको मिलाकर कुल 52 अक्षर बनते हैं। कुल कितने अक्षर बनते हैं? 52 अक्षर बनते हैं। इन 52 अक्षरों में व्यंजन को लेकर और स्वर को लेकर शब्द बनाए जाते हैं, तरह तरह के शब्द बनाए जाते हैं। बस इस शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसी वर्ण को लेकर करेंगे। तो वर्ण क्या होता है ये हमने जाना, हल्का सा थोड़ी सी जानकारी ली कि वर्ण कौन कौन से हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अ से लेकर आपको ऋषि तक जो 11 वर्ण होते हैं वो स्वर में आते हैं, बाकी सब व्यंजन में आते हैं। तो इन्हीं स्वर और व्यंजनों को लेकर हम शब्द का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शब्द का। जैसे सिंपली एक वर्ण ले लेते हैं, क और म और
ल, ये 3 वर्ण हो गए अलग अलग, क और म और ल। इन तीनों वर्णों को हम एक साथ करते हैं, एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जैसे क धन म धन ल, इन तीनों को जोड़ दिया और बना क्या, कमल। तो कहने का तात्पर्य यह होता है अलग अलग वर्णों के संयोग से जो शब्द बनता है, जो प्रक्रिया होती है, जो इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमें मिलता है वह हमारा क्या कहलाता है, शब्द। कहने का सिंपल परिभाषा जो हमने देखा था कि वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक का तात्पर्य क्या होता है, सार्थक का तात्पर्य होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ न कुछ भाव समझ में आए। जिस शब्द से अगर वह अलग अलग वर्ण मिलकर कोई एक नया शब्द बनाता है और वह शब्द बनने के बाद एक अपना अर्थ स्पष्ट करता है, तो वही हमारी प्रक्रिया वर्णों के सार्थक मेल को संयोग से या उसी को शब्द कहते हैं। वही सार्थक मेल हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अगर सार्थक मेल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वह शब्द नहीं बन पाएगा। क्यों शब्द नहीं बन पाएगा, क्योंकि शब्द का एक मतलब होता है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर हमने इसी को उल्टा कर दिया, ल धन म धन क कर दिया, तो ये लमक, इनसे क्या बन गया शब्द, लमक। लमक शब्द पढ़ने के बाद क्या हमें किसी अर्थ का आभास होता है, नहीं आभास होता। इसलिए कहा जाता है कि सार्थक वर्णों के संयोग से या वर्णों के सार्थक संयोग से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इतनी बात आपको हमने बताई। यह वर्ण क्यों बताया, इसलिए बताया कि हम शब्द पढ़ने चल रहे हैं, तो शब्द कैसे बनता है यह जानना हमारे लिए आवश्यक था। तो इसीलिए हमने अलग अलग वर्ण लिखा और उसको सबको मिलाया और एक बना दिया एक शब्द, तो शब्द हमारा बन गया। अब शब्द विचार की चर्चा करते हैं। शब्द विचार क्या होता है, इसमें शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, देखिए कहा जाता है जिस भाषा में जितना अधिक शब्द होगा या जितनी वह भाषा उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी, तब जिसके पास अधिक शब्द होंगे अधिक शब्दों का अर्थ भी होगा। इसीलिए कहा जाता है ना, जिसके पास वर्ड पावर ज्यादा होता है या शब्द ज्ञान ज्यादा होता है जिस भाषा के पास, वह भाषा उतनी ही उत्कृष्ट और उच्चतम बिंदु पर होती है। तो यहाँ पर आप इन्हीं शब्दों को देखेंगे जो अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप शब्दकोश उठाते हैं तो तरह तरह के शब्दों को देखते हैं और उनका अर्थ देखते हैं, तो वो भाषा की ही एक लघुत्तम इकाई शब्द होती है, उन्हीं के अर्थ पर हमारी भाषा का निर्माण होता है, ताकि हम आसानी से बोल सकते हैं और इसका शुद्धतम रूप से प्रयोग में ला भी सकते हैं। इसी शब्द विचार में आप क्या पढ़ते हैं, संधियां पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं और उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं, तद्भव तत्सम पढ़ते हैं। मतलब तमाम ये सारी चीजें आप इसी शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जितना आपके पास शब्द भंडार बढ़ता जाता है, आप उतना ही अपनी भाषा को समझने लगते हैं। तो आज हम इसको बताए हैं शब्द विचार क्या होता है, शब्द विचार से हमें क्या मतलब, हमारी भाषा को क्या फायदा होता है। तो शब्द विचार से हमारी भाषा उत्कृष्ट होती है। आगे चलते हैं, इसी शब्द विचार की चर्चा करेंगे आगे। ये देखते हैं कि व्याकरण के 3 अंगों में से हमने वर्ण के बारे में कुछ जाना और शब्द के बारे में जाना। अब शब्द ही हमारा पद होता है। अब पद परिचय में हम डायरेक्ट आ जाते हैं, इस शब्द और पद की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं ये शब्द व पद, शब्द से ही हम चलकर पद तक पहुंचेंगे। तो यहां पर देखने योग्य बातें ये है कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। पद परिचय जानने से पहले ये जानेंगे कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। तो कहा जाता है शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती है। शब्द क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई। शब्द को क्या कहते हैं, शब्द की अगर परिभाषा देनी हो एक व्याकरणिक रूप से, तो शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती है। ठीक, इकाई है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती है। तो यहाँ आप
यह भाषा की सार्थक क्या होती है? यूं कह सकते हैं कि भाषा की जब से जो लघुत्तम पार्ट होता है, जिससे अर्थ निकलता है, जिससे पूरी भाषा अर्थवान हो जाती है, वह क्या होती है? हमारे शब्द ही होती है। और यही शब्द जब अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, देखिए जैसे यही जब स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे एक सिंपल सा हमने लिख दिया, कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। तो ये देखिए यही अलग अलग शब्द, जैसे मैंने यहां लिख दिया कमल, फिर कहीं कीचड़, और फिर कहीं खिलना या खिलता या खिलना। तो देखिए जब शब्द मतलब कहा जाता है वर्णों का जब सार्थक संयोग होता है, तो उस संयोग से जो बनता है शब्द वह स्वतंत्र अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? स्वतंत्र अवस्था में होता है। कहने का मतलब ये इस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वतंत्र अवस्था का मतलब होता है कि इस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे कीचड़ आपने देख लिया, कीचड़ देख लिया, सॉरी इसको देख लिया, और खिलता देख लिया, तो इन सब पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं और व्याकरणिक बंधनों से बंधे होते हैं, तो उन्हीं अलग अलग शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे इसमें अब यह शब्द ना होकर क्या हो गया? पद हो गया। एक पद हो गया, इसमें दो पद हो गया, और तीसरा पद हो गया। अब परिभाषा पद की क्या बनती है कि वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं, साथ ही साथ वो व्याकरणिक बंधनों से बंधे होते हैं, वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और इसी पद का जब हम विस्तृत वर्णन करते हैं या इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? पद परिचय। सिंपली आप पद परिचय जानने से पहले आप साधारण तौर पर ये जानिए, जब हम किसी के सामने प्रस्तुत होते हैं तो कहा जाता है कि आप अपना परिचय दीजिए। तो आप अपना नाम बताते हैं, अपने घर अपने पिताजी का नाम बताते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं वो बताते हैं, पूरा क्वालिफिकेशन बता डालते हैं, जैसे एक सामान्य आदमी बताता है। और उसी तरह आपका जब व्याकरण में किसी शब्द या पद का परिचय देना होता है, तो उसी तरह विस्तृत रूप में दिया जाता है, जैसे आप अपने बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। तो कौन सा क्या वह विस्तृत वर्णन है जिसको हम इसमें जानते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राम सा, राम खेलता है, एक शब्द का हम परिचय देंगे जिससे आपको पता चल जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है। पद परिचय मतलब पदों का परिचय देना, वो उनका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इन सारी बातों की चर्चा होगी। जैसे ये एक पद ले लिया मैंने राम, ये राम पद ले लिया। अब इस राम का, चूंकि कहा गया पहले ही मैंने बताया कि पद किसे कहते हैं, जब कोई शब्द स्वतंत्र अवस्था में ना होकर किसी वाक्य में उस शब्द का प्रयोग होता है और वह व्याकरणिक बंधनों में बंधा रहता है, उसी को हम पद कहते हैं। और जब किसी पद का विस्तृत परिचय देना होता है, व्याकरणिक रूप में परिचय देना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। तो पद परिचय में क्या व्याकरणिक वर्णन होता है, क्या परिचय देना होता है, किसी भी पद का हम क्या क्या परिचय दे सकते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए जैसे राम शब्द है, इसका हम लिंग बताएंगे, लिंग के रूप में परिचय कराएंगे, और वचन के रूप में परिचय कराएंगे, और आपका कारक क्या है इसका, ये परिचय कराएंगे। साथ ही साथ इसका में मुख्य क्या है, जैसे संज्ञा है ये, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है। ये सब मतलब कुल मिला के इस तरह मतलब शब्द के बारे में बताएंगे कि ये संज्ञा का शब्द है या संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, और इसका लिंग क्या होना चाहिए, लिंग क्या होना चाहिए, वचन क्या होना चाहिए, कारक क्या होना चाहिए। इन सारी चीजों को जब हम
एक शब्द की बताएंगे, एक शब्द की चर्चा करते हुए बताएंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। तो आज हम इसमें शब्दों के बारे में आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे और उसको बताएंगे किन शब्दों के बारे में हमें परिचय देना है। वैसे आपने देखा होगा कि शब्द कई तरह के होते हैं, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, रचना या बनावट के आधार पर शब्द, व्युत्पन्न के आधार पर शब्द, तमाम प्रकार के शब्द देखे होंगे। लेकिन एक आपके विषय में आपको पढ़ने को मिलता है विकार के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? विकार के आधार पर शब्द। इसी विकार के आधार पर विकार के आधार पर जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों की, उन्हीं या पदों की चर्चा हम पद परिचय में करेंगे। देखते हैं विकार के आधार। विकार का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो परिवर्तन के आधार पर शब्दों का या पदों का परिचय देना। तो विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द या विकारी, और दूसरा होता है अविकारी। ये है विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या कहते हैं कि ये ऐसे शब्द होते हैं या ये उस प्रकार के शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है और पढ़ने के उपरांत उनका रूप बदल जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी। विकारी का शाब्दिक अर्थ ही मैंने बताया था, परिवर्तन। कहने का मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और कारक के आधार पर इनके रूप में परिवर्तन, इन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए ये कौन से किस प्रकार के शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द। और अविकारी वे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन कारक का प्रभाव जिन शब्दों पर नहीं पड़ता है, अर्थात नहीं पड़ता है, तो वो शब्द परिवर्तित नहीं होते। कहने का मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अविकारी शब्द। तो विकारी और अविकारी के भी भेद होते हैं। विकारी और अविकारी के भी भेद होते हैं। उन भेदों की थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे, तब हम आगे पद परिचय की तरफ बढ़ेंगे। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विकारी शब्द? चार प्रकार के होते हैं विकारी शब्द, चार प्रकार के। और उन्हीं चारों प्रकारों की चर्चा हम करने वाले हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है आपका क्रिया। अब ये चार प्रकार के आपके विकारी शब्द हैं और चार ही प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। चार ही प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, चार प्रकार के। तो देखते हैं चार प्रकार कौन से हैं। पहला इसमें आएगा क्रिया विशेषण, और उसके बाद दूसरा आएगा समुच्चय बोधक, और तीसरा आएगा संबंध बोधक, और चौथा आपका है विस्मयाद बोधक। कहने का मतलब विकार के आधार पर, या विकार शब्द दो प्रकार का होता है, एक विकारी दूसरा अविकारी। और विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के चार भेद हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। इन्हीं आठों प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों की हमें परिचय देना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पद परिचय। आज थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी मैंने दिया है। अब कल अगली क्लास में हम विकारी शब्द के जितने प्रकार हैं उन प्रकारों की चर्चा करेंगे, संज्ञा की चर्चा करेंगे, और संज्ञा से संबंधित जो पद परिचय होता है उसको बताएंगे। फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक, विस्मयाद, आज सभी प्रकार के शब्दों का हम पद परिचय देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।